मैं उनका भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और संजीवा सिंह जी और उनकी टीम जो कि इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं और इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत संचालित कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के सेक्रेटरी जनरल जो हमारे बीच में हैं, मैं उनसे चाहूँगी कि वो आज अपने विचार बच्चों के सामने साझा करें। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे आर्चरी से जुड़े हैं वो सब लोग इस प्रोग्राम को देखें। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम ई पाठशाला has brought by Archery Association of India. So most of the maximum children they should learn because these are the basic things. अगर आज से ही उनके बेसिक्स ठीक हो जाएंगे तो कल उनके लिए बहुत आसानी रहेगी, कोचेस के लिए आसानी रहेगी और वो दिन दूर नहीं कि हमारे आर्चरी में नेक्स्ट ओलंपिक्स में जो है वो मेडल्स ना आए। तो मेरी जो टीम आज आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में काम कर रही है बहुत ही अच्छी टीम है। उस टीम को ये मार्गदर्शन में इंडिया जरूर मेडल जीतेगा ओलंपिक्स में। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ प्रमोद चंदुरकर जी को, वो अपने विचार रखें। चंदुरकर जी। प्रमोद जी आप आए और उसके पहले हम एक चीज आप लोग को, मेरी पूरी टीम ने एक छोटा सा आपके लिए एक गाना तैयार किया है आप और मैडम के लिए कि मतलब देश के लिए, तो हम वो गाना दिखाना चाहेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे प्रमोद जी को स्टार्ट करने के लिए। 2 मिनट के टाइम लेंगे आपसे, हम वो गाना दिखाना चाहेंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम कोचेस मिल के साथ, हम AISI के साथ करेंगे आचर तैयार हर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ओलंपिक में जीतेंगे हम इस बार। तो आपने देखा एक छोटा सा प्रस्तुति था आप लोग के लिए, स्पेशली हमारे भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए, हमारे मैडम के लिए, जो साई की तरफ से प्रधान साहब के लिए और चंदुकर जी के लिए, कि इस बार ये कोचिंग टीम मिलके ये जो ई ग्रास रूट का जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपका डेवलपमेंट होगा और आपके नुक्स एंड कॉर्नर में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पदक भी जरूर आएगा ओलंपिक में। आइए चलते हैं, सुनते हैं प्रमोद चंदुकर जी से। संजीव जी, आपने एक बड़ा जोश हमारे आर्चर्स और हमारे कोचेस के बीच भर दिया है। आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैं भारत के सभी तीरंदाज, कोचेस और आर्चरी परिवार के सभी सदस्यों को भारतीय तीरंदाजी संघ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अहम बात लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मैं एक आर्चर था और
1976 में जब पहली जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हिंदुस्तान में हुई थी, करीबन आज से 44 इयर्स पहले, उस कंपटीशन में मैंने पहली बार हिस्सा लिया था। और जहां तक हमारे हर आर्चर के दिमाग में एक सवाल होता है कि मैं इस देश के लिए पदक विजेता कैसे बनूं, ख्वाहिश मेरी भी थी, मगर शायद मैं इस देश के लिए पदक नहीं जीत सका। 44 इयर्स तक मेरे दिमाग में वही बात आज भी घूमती रहती है कि देश के लिए पदक कैसे आ सकता है। मैं आज उसी बात पर आपके साथ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी आर्चर एक ऐसे मूवमेंट्स आज कर रहे हैं कि जहां हम देश की तीरंदाजी को आगे बढ़ा सकें। हमारी इंडियन टीम जो कि आने वाले ओलंपिक्स 2021 में हिस्सा ले रही है, पिछले साल हमने बहुत प्रयास किया, हमारी टीम को हमने पूरी तरह से तैयार किया, बस कोविड-19 के कारणवश इस टोक्यो ओलंपिक को एक साल आगे बढ़ना होगा और उस मौके का फायदा और उसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ाते हुए हम हमारी टीम को एक पूरी ताकत के साथ तैयार कर रहे हैं। आज मैं उसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी इस टीम के पीछे हमारे कोचेस, हमारे आर्चर्स, बल्कि हिंदुस्तान का सभी आर्चरी परिवार एक बड़ी जोश के साथ, एक बड़ी उमंग के साथ और एक बड़ी ताकत के साथ हमारे इस इंडियन टीम के पीछे हमने खड़े होना है। कुछ ही दिनों में कोविड-19 का पीरियड खत्म हो जाएगा और हम फिर पूर्व तैयारी करना शुरू करेंगे। हम फिर मैदान में आएंगे, फिर जोश, उसी जोश के साथ हम अपनी टीम की तैयारियां करना शुरू करेंगे। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई वर्ल्ड मैच होती है, क्रिकेट की कोई मैच होती है और पूरा हिंदुस्तान जिस जोश के साथ हमारे टीम के पीछे खड़ा होता है, उनमें एक जोश बढ़ता है, एक उमंग बढ़ता है, एक ताकत देता है। हर दिन हिंदुस्तान की जय जयकार होती है। क्यों ना हम सब मिलकर हमारे इस इंडियन टीम के पीछे खड़े हो जाए, उस टीम को इतना जोश दे और आज ही से हम इस टीम को इतना जोश दे कि हमारी टीम पूरी हिल जाए, ताकत के साथ, बड़ी जोश के साथ आने वाले ओलंपिक्स के अंदर खड़ी हो जाए। इस साल हमें यह मेडल किसी हालत में जीतना है और उसी के साथ आज एक मिशन की मैं तैयारी करना चाहता हूं, एक ऐलान करना चाहता हूं कि आज हम ये संकल्प करें कि आज मिशन गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक 2021 हमारा नारा रहेगा, मिशन गोल्ड मेडल ओलंपिक 2021। और ये नारा आर्चर के हर घर में हर वक्त दोहराना चाहिए, हर वक्त गूंजना चाहिए, पूरे देश में गूंजना चाहिए, हर आर्चरी के ग्राउंड पर गूंजना चाहिए। तभी हमारी टीम पूरी जोश के साथ, हमारे कोचेस पूरी जोश के साथ, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस जोश के साथ और देश का हर खिलाड़ी उस जोश के साथ टोक्यो ओलंपिक के मेडल की गूंज उठनी है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि इन्हीं के साथ हम हमारी शुरुआत करेंगे और आने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में हम मेडल जरूर लेना है। आपकी दुआएं, आपका साथ, आपका सहयोग इस टीम के साथ होगा तो ये संकल्प भी आज हमारा पूरा हो जाएगा और हर आर्चर की दिल में एक तमन्ना जो होती है कि मैं देश के लिए कुछ मेडल ला सकूं, वो मेडल हमारा जरूर आएगा और वही संकल्प हमारा 2024 और 2028 के बीच होना चाहिए। जो आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हो वो मिशन हमारा जो आगे के ओलंपिक्स है 2024 और 2028 यही होगा। आप सभी लोग उसके हिस्सेदार होंगे। इसी के साथ मैं अपने संकल्प को दोहराऊंगा
हमारा संकल्प रहेगा गोल्ड मेडल ओलंपिक 2021। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू ललिता मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिस मिशन पर आप यह प्रोग्राम लेकर चल रहे हो। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि 28 के अंदर इस मिशन के साथ इस प्रोग्राम जो देखने वाले हैं वो भी इंटरनेशनल मेडल होल्डर का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू संजीव। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला प्रमोद चंद्रकर जी। और जैसा कि मैडम और साई ने लगातार कोशिश यही है साई की कि हमारे भारतीय को जो तीरंदाज हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, एक ऐसा मंच दे जहां पे वो बच्चे सीख पाए। और ये तो सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे समय, आपके समय में ये चीज हम लोग को बहुत खलती थी कि कोई हमें ओलंपियन ट्रेन करे, कोई हमें अर्जुन अवार्डी या द्रोणाचार्य अवार्डी शायद हमें मिल जाए बताने के लिए। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच से सभी हमारे टॉप कोचेस जुड़े हुए हैं और वो सब आपकी बात सुन रहे होंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जैसा कि हम लोग का जज्बा, हम लोग ने गाना आपके पहले बना दिया था जब आपने मिशन ओलंपिक की बात की, उसके पहले ही रात में हम लोग ने तैयार किया था कि ओलंपिक में पदक हम लोग को जीतना है। तो ये आप लोग का, साई का, एआई का ये साथ है, ये आप लोग का डायरेक्शन है और उम्मीद करते जरूर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ले चलता हूं आपको प्रोग्राम की तरफ। मैडम अगर कुछ बोलना चाहेंगी तो प्रोग्राम में हम आगे बढ़े। आप शुरू करें, शुरू करें। So good morning viewers and welcome to the E-Khel Pathshala program brought to you live by Sports Authority of India and Archery State India and the executive committee members of the Archery State of India and the Coaches Development Committee and the Talent Identification and Development Committee of the site. So what are we going to teach today is the module number 10. This is the month number 10. We have over the past 9 months taken you right from the grassroots when you are doing free hand training with T-Friend, right to the moment when we are talking about taking you to the elite level. Slowly, we are slowly making the concepts a little stronger. The concept, the fundamental thing by now must have sinked in, and we hope that you are growing with that. So in the month 10 and week 37, the training plan brought to you by Rupesh Singh and Satyadev Prasad remains the same. You will be people who have been studying. You have to continue with your studies. Come back at 3 to 5. Please do archery practice 3 to 3:30. Do the CrossFit training. Thereafter, this is a little difficult, but this will help to build up your muscles, your strength, and your endurance. Breathing exercises through yoga. Instruction on the weekly lesson with the coaches will tell you. The 10-step training with the bow, and finally the cooling down. So in today's lesson, we are talking about CrossFit training. This will continue to tell you in the next 3 lessons also, because this is the 10th. After the 12th lesson, the grassroots program will come to an end, but the development program is going to start, which is a little higher level. So that is where we are going to start. So the CrossFit training, nutritional inputs by Himani ma'am, psychology by Gayatri madam, training with the rubber, you will find Muskan Kirar training you, helping you the Asian medalist along with Rishpal, a coach. And training with the bow, you have Komlika Bari, the world champion, along with Purnima and Dharmendra Tiwari, training them. And then we'll talk about usage of various releases. So we bring to you Mr. Kuldeep Vedwan, the coach from the Shrine Board Academy at Jammu, Katra. And he will be talking about the tension, back tension releases, the wrist releases, because many of the time I find that the archers are not aware how to use the release. So let's go ahead. So let's go to the CrossFit training. And here I'm requesting Nilesh, who has joined from Army Sports Institute, to teach you how the Tata Archery cadets are training in the CrossFit training. देव जी दिख रहा है, चेक कीजिएगा। मैं नीलेश गुप्ता, आर्चरी कोच आर्मी स्पोर्ट्स में। आज मैं आपको CrossFit ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। CrossFit ट्रेनिंग क्या होती है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहा है सर। हम स्टार्ट करेंगे CrossFit ट्रेनिंग कैसे की है। यहाँ देख रहे हैं 4 एंट्रीज हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटे से एरिया में हमने हाँ जी सर। अब आप देखिएगा, आपको एक बार बोल दीजिएगा, दिख रहा है आपको? हाँ अभी दिख रहा है।
एक बार वीडियो भी चेक करके आप बोल दिएगा दिख रहा है आपको तो। जय हिंद, मैं नीरज गुप्ता, आर्चरी कोच, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे। आज मैं आपको क्रॉसफिट ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि क्रॉसफिट ट्रेनिंग क्या होती है और उसको किस एज ग्रुप से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्रॉसफिट ट्रेनिंग कैसे की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 एथलीट हैं, चारों को हमने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। छोटे से एरिया में हमने कोन के माध्यम से छोटा सा ग्राउंड का एरिया सेटअप किया है। एथलीट अब जॉगिंग स्टार्ट किया इन्होंने। फर्स्ट इन्होंने जॉगिंग किया, फिर अगेन इन्होंने यहाँ पे साइड जंप किया। आप इसमें देखेंगे कोई भी एक्सरसाइज को हम लगातार लास्ट तक नहीं करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आर्चर के अंदर एक जो बच्चे देख रहे हैं वो अगर घर पे कर सकते हैं एक्सरसाइज को जरूर करें। बच्चा जब कोई चीज करता है बच्चे देख उसके रहे हैं अंदर वो अपने बोर्डम जल्दी बहुत जल्दी बोर होने लगे। इसलिए हमने आर्चरी में थोड़ा इस क्रॉसफिट ट्रेनिंग में हमने थोड़ा वेरिएशन रखा हुआ है। इसमें सिंगल लेग इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया। सपोज लेफ्ट लेग से वहां तक आया तो उन्होंने लेग चेंज किया और राइट लेग से कंप्लीट किया इन्होंने। अभी यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, बोथ लेग जंप। इस ट्रेनिंग को कराते समय हमें ध्यान देना चाहिए एज ए इंस्ट्रक्टर या एज ए कोच कि बच्चों को बहुत ज्यादा करेक्शंस ना करें, उन्हें मस्ती में करने दें और उनके साथ खुद भी बहुत प्लेफुल रहना चाहिए कि उनको इस एक्सरसाइज को करने में मजा आए। क्योंकि ये विदाउट इंटरवल गैप कोई इसमें रिकवरी का टाइम आपको तुरंत नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा करेक्शंस करने से फिर एक रिदम ब्रेक हो जाता है। धीरे धीरे जब ग्रास रूट का प्लेयर इसको करता है और उसको जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो, बीच में आप उसे रेस्ट दें, तब थोड़े बहुत करेक्शंस करके उन्हें गाइड करते रहें। बाकी खेल के माध्यम से अगर आप इनको धीरे धीरे करके एक एक चीज को बताते जाएंगे तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में वो एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू कर देंगे। एथलीट इसे करते समय बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं पीछे हूँ या वो बहुत तेजी से कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। वो एक अपने रिदम के साथ, एक मस्ती के साथ उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते रहे। अभी देखो यहाँ कैसे हमने इस चीज को, एक्सरसाइज को एक फ्रॉग जंप कह के बुलाया। या जब हम किसी चीज को कहते हैं कि जैसे मेढक जंप करता है या फ्रॉग जंप करता है, तो बच्चों के अंदर एक खेल की भावना होती है, फिर उसको कॉपी करते हैं वो कि कैसे फ्रॉग जंप करता है। तो साथ ही साथ हम इसे लोअर बॉडी का स्ट्रेंथनिंग भी डेवलप कर रहे हैं और हम उन्हें खेल के माध्यम से बिना थके, बिना बोर हुए चीजों को करा भी रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज रिपीट नहीं होगी। अब यहाँ जैसे पुशअप्स है, तो पुशअप्स में क्या होता है कि ग्रास रूट का आर्चर जो होता है उतना परफेक्ट पुशअप नहीं करेगा, तो बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर वो चेस्ट जमीन पे भी लगा देता है तो भी सिर्फ उसे गाइड हल्का कर दें, जिससे कि उसे पता रहे कि हमें चेस्ट जमीन पे नहीं टच करना है। बट अगर वो नहीं कर पाता है, अगर उसका स्ट्रेंथ कम है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ डेवलप कर लेगा। अगेन जॉगिंग, जिससे कि बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। एक एक्सरसाइज लगातार नहीं है, आप देखेंगे इसमें एक्सरसाइज देन जॉगिंग देन अगेन एक्सरसाइज है, जिससे कि आपका बॉडी रिलैक्स भी होता रहे, आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि बोर्डम की का जो होता है बहुत सारे खिलाड़ियों में कि सर एक ही ट्रेनिंग करा रहे हैं या एक ही ट्रेनिंग करके, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। इससे आप अपना एंडोरेंस, आप अपना स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव करते हैं। देखिए एक्सरसाइज जिसे हम हनुमान जंप भी कहते हैं, होपिंग भी कहते हैं। तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि कैसे हनुमान जी जंप करते हैं, उस तरह करके आपको आना है। तो इस चीज के माध्यम से हम क्या धीरे धीरे करके उन चीजों को डेवलप कर देते हैं। देखिए ये फंट रूल है। अब फंट रूल में क्या होता है, फंट रूल में क्या होता है कि आपका बॉडी खुलता है, बट क्या होता है बच्चे धीरे धीरे जब उस चीज को करते हैं तो बॉडी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जब बॉडी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा तो समझ जाएंगे बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। अगेन जॉगिंग। तो यहाँ आपने देखा कि क्रॉसफिट ट्रेनिंग में हमने अलग अलग वेरिएशन रखे, कैसे एक्सरसाइज को बच्चों के लिए एक रिक्रेशन के माध्यम से उन्हें ट्रेन करने की हमने इसमें एक कोशिश की है। इसमें आप और भी एक्सरसाइजेस डेवलप कर सकते हैं और भी एक्सरसाइज के अलग अलग तरीकों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों में किसी तरह का बोर्डम ना हो और उन्हें हर दिन कुछ नया मिले, और साथ ही साथ उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होता रहे। आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी हो और आप इसे अच्छी तरीके से और मेहनत से करें। और तो आपने देखा नीलेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया सिंपल एक्सरसाइजेज जो आप रनिंग के साथ, जिसमें एंड्योरेंस बढ़ेगा,
बहुत सारे आपने ये सभी मसल्स, अब आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आप 10th मंथ में पहुंच गए हैं और 10th मंथ में बहुत जरूरी है कि आपके मसल्स को आप जो ग्रो, क्योंकि आप ग्रोइंग बच्चे हैं, आप बेसिकली 8 years to 12 years के हैं, तो जैसे जैसे ग्रो करेंगे स्ट्रेंथ डेवलप करेगा और आपका बो कंट्रोल डेवलप करेगा। तो आइए चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए और सप्पलनेस हमारे आर्चरी के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपना ये योगा करें, योगा जो हमारा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसको करना चाहिए। और आइए देखते हैं प्राची जो कि कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, वो और कुमलिका बारी आपको बताएंगी कि कैसे योगा करना चाहिए। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी योग और प्राणायाम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होता है और ये हम स्टार्ट करेंगे पहले लेफ्ट लेग से। हमें ध्यान देना है कि हम प्रॉपरली स्ट्रेच करें अपने बॉडी को ताकि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बढ़े। हमें ब्रीदिंग का भी ख्याल रखना है। और ऐसा हम करेंगे 6 बार। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो हम शुरुआत करते हैं ओम के साथ। हम पद्मासन या फिर कोई भी सुखासन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। हमें सांस लेना है और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ऐसा हम करेंगे 6 बार। हम अपने आँख को बंद ही रखेंगे। रिलैक्स। और हमारा सेकंड एक्सरसाइज है ब्राह्म ब्रेक, जिसमें हम अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे। फर्स्ट फिंगर हमारे आईब्रो के ऊपर रहेगा। 2 फिंगर आंखों पर, हमें प्रेस नहीं करना है। और कानी अंगुली हमारे गाल पे। हमें लंबी गहरी सांस लेना है और ओम का उच्चारण करना है, लेकिन मुंह को बंद रखे हुए। और ध्यान देंगे कि हमारा दांत सटे हुए ना हो। ऐसा हम करेंगे 6 बार। रिलैक्स। हम दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पर लगाएंगे। इसी तरह हमें धीमे से हल्के से आंख को खोलना है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना सिंपल तरीके से ये जो बेसिक 3 एक्सरसाइजेस है, ब्राह्मणी प्राणायाम, ओम और सूर्य नमस्कार, ये तीनों सभी आर्चर्स के लिए, जब ग्रोइंग बच्चे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखे। क्योंकि जैसे जैसे बोन्स आपके ऑसिफिकेशन होगा, आपका रिजिडिटी आ जाएगी। तो अगर शुरू से आप योगा करेंगे तो आपका बॉडी में रिजिडिटी नहीं आएगी और साथ ही साथ बॉडी फ्लेक्सिबल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रीदिंग से आपका जो एंजाइटी है वो आप लोअर कर पाएंगे, जो कि आपको आगे चल के कॉम्पिटिशन में बहुत मदद करेगा। तो आइए चलते हैं, आज हिमानी जी से सीखते हैं कि कैसे हम तंदुरुस्ती की तरफ बढ़े, क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही तंदुरुस्त होते हैं और तंदुरुस्त बच्चे ही जिनका ताकत बढ़ेगा, और ताकत जब बढ़ेगा तभी आपका बो कंट्रोल बढ़ेगा। तो जो आप तक अभी तक उन्होंने सिखाया, आज वो बात करेंगे डेली इनटेक के ऊपर कि कैसे हमारा डाइट को कंट्रोल करें। हेलो आचार्य, कैसे हो आप सब? मैं हिमानी पुरी, मैं एक डाइटिशियन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ। आप सबका स्वागत है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत इस खेल पाठ चैनल में।
अब तब तो आप लोग काफी कुछ सीख गए होंगे आर्चरी के बारे में, है ना। अब तो रोज एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी करते होंगे और रेगुलरली जो आपको क्लासेस में सिखाया जाता है वो भी फॉलो करते होंगे, राइट। और डाइट के बारे में भी आपको काफी नई नई चीजें अभी पता चल गई होंगी। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी पोर्शन काउंटिंग के बारे में। हमने सीखा था कि पोर्शन काउंटिंग कैसे करनी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम कैसे ही घर बैठे अपने हाथ का इस्तेमाल करके पोर्शन काउंटिंग कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेली डाइट इनटेक के बारे में, कि मतलब हमें दिन में कितना खाना खाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा चार्ट दिया है। ये चार्ट मैंने एज ग्रुप के हिसाब से बनाया है। पहला वाला जो चार्ट है वो लड़का लड़की दोनों के लिए सेम है, पर ध्यान में रखना है कि ये अप्रोक्सीमेट चार्ट है। ये आपका जो करंट एक्सरसाइज शेड्यूल है, जहाँ पे आप रोज 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से बनाया गया है। पर आपका हाइट और वेट, उसके हिसाब से इसमें जो चेंजेस है वो एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो आइए पहले एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो पहले एज ग्रुप को मैंने कैटेगराइज किया है ऑयल के इनटेक के रूप में, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, दाल के लिए, जो दाल नहीं खाते हैं वो वहाँ पे एग या चिकन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चपाती या राइस, उसके बाद है सब्जी, फ्रूट्स, और आखिर में आता है शुगर। तो एक 8 से 9 साल के बच्चे के लिए कम से कम 6 चम्मच तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्लास दूध या 1 कटोरी दही हो सकता है। 3 भाग दाल के हो सकते हैं। हम 6 भाग ले सकते हैं रोटी या चावल के। सब्जी के 3 भाग, फ्रूट्स का 1 पोर्शन और शुगर का 4 पोर्शन। 10 to 12 ईयर्स के एज ग्रुप में लड़का और लड़की दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है इनटेक के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे जो पोर्शन चेंज होता है वो होता है सब्जियों के मामले में। लड़कियों के लिए सब्जी का इनटेक थोड़ा ज्यादा है और लड़कों के लिए सब्जी का जो इनटेक है वो थोड़ा सा कम है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा जो कैलोरी इनटेक होता है वो गर्ल्स के लिए ज्यादा होता है इस एज ग्रुप में, जबकि लड़कों के लिए कैलोरी इनटेक जो होता है वो कम रहता है, बिकॉज लड़कियों की जो ग्रोथ होती है वो लड़कों के कंपैरिजन में 1-2 साल पहले शुरू हो जाती है। जब हम पहुंचते हैं 13 से 15 साल के एज ग्रुप में, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो लड़कों का जो पोर्शन साइज है वो बढ़ गया है, बिकॉज लड़कों की जो ग्रोथ होती है वो 13 ईयर्स से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए लड़कियों का जो इनटेक है ज्यादा उसमें फर्क नहीं आता है, और लड़कों का जो कैलोरी कंजम्पशन है वो लड़कियों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज किया है शुगर के रूप में, दाल के रूप में और तेल के रूप में। नेक्स्ट आता है 16 से 18 का एज ग्रुप, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है, जिसको एडोलेसेंस या किशोरावस्था भी कहते हैं। यहाँ पे मोरलेस दोनों का जो इनटेक है वो सिमिलर रहता है। जब प्रोटीन्स की बात आती है या कैलोरीज की बात आती है तो लड़कों का इनटेक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लड़कियों के कंपैरिजन में, बिकॉज लड़के ज्यादा मसल मास गेन करते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, और लड़कों का जो हाइट होता है फॉर द सेम एज ग्रुप ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी फीमेल्स। तो ये तो हमने सीखा कि हमें पूरे दिन में कितना पोर्शन खाना है, पर अगर हम इसको एक डेली डाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो वो यहाँ पे मैंने आपके लिए किया हुआ है। यहाँ पे एक 17 साल की फीमेल आर्चर का डाइट प्लान बनाया है, जिसका वजन अप्रोक्सीमेटली 60 kg है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पूरे खाने को कुछ मेन मील्स में और कुछ स्मॉल मील्स में डिवाइड किया है। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या आपके मेन मील्स हो जाते हैं, पर उसके बीच में हम लोग जो मिड स्नैक्स कहते हैं, जो कि मिड मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक्स है, वो भी हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो पहले सेक्शन में हमने मील लिखा है, बीच वाले में फूड आइटम लिखा गया है, और तीसरे में हमने क्वांटिटी लिखा है। तो अगर कोई नॉनवेज खाता है तो वो चिकन ले सकता है, जो वेजिटेरियन है वो वहाँ पे पनीर भी खा सकते हैं। आप दाल और स्प्राउट्स का इंटेक भी आपकी डाइट में डेली रख सकते हो। जहां तक हो सके आपको खाने के साथ साथ में पानी रेगुलर पीते रहना चाहिए। कम से कम 8 से 9 ग्लास आपने पानी पीते रहना है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको पसीना ज्यादा आता है और स्वेटिंग ज्यादा होती है या फिर गर्मी का मौसम है, तो आपका वाटर इंटेक जो है वो ज्यादा रहना चाहिए। अगेन ध्यान में रखना है कि ये एक एवरेज डाइट प्लान है। आपका वेट अगर इससे कम ज्यादा है, अगर आपकी हाइट चेंज डिफरेंट है, ज्यादा है, कम है, तो उसके हिसाब से हमारा जो डाइट प्लान है वो चेंज हो जाता है।
अगर आप आपके वेट के हिसाब, आपके एज के हिसाब से वजन में ज्यादा हो या कम हो तो भी हमारा डाइट प्लान चेंज होता है। तो हमने आज बात की थी डाइट प्लान के बारे में। आशा है आप सबको समझ में आया होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने में कि आपको क्या खाना है दिन में, कितनी क्वांटिटी में खाना है और कैसे खाना है। अगली क्लास में हम जंक फूड के बारे में बात करेंगे, जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि बहुत ही सरल तरीके से गायत्री मैडम हम लोग को बताती रहती हैं और हिमानी मैडम बताती रहती हैं कि कैसे हम अपना डाइट को कंट्रोल करें, संतुलित करें। ये चीज पे बहुत जरूरी ध्यान देने का है, खासतौर से ग्रोइंग बच्चों, सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो माता पिता बताते हैं उसका जरूर सुनिए, जो ये डाइटिशियन बता रही है उसकी बात को सुनिए, क्योंकि आप ग्रोइंग हैं, आपका ग्रोथ बढ़ना चाहिए। और अगर हाइट नहीं आएगा आपका तो आर्चरी में एक थोड़ी सी दिक्कत होती है रिकर्व आर्चर्स को। तो रिकर्व आर्चर्स में 5 फीट 6 to 7 इंचेस गर्ल्स के लिए और 5'11" से 6 फीट बॉयज के लिए जनरली अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका ड्रॉ लेंथ बड़ा होता है जब आपका लंबे हाथ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ग्रोथ के लिए कैल्शियम को ले, विटामिन्स को ले, प्रोटीन्स को ले और डाइटरी इनटेक को प्रॉपर ले। अब आइए चलते हैं गायत्री जी से सीखते हैं। कल आपने देखा जब राहुल जी बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत चीज बताया था कि हम डायरी नहीं लिखते थे पहले। डायरी जबकि अकेडमी में बोला जाता है हर एक को लिखने के लिए, क्योंकि जब आप डायरी लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या अच्छे, जब आप अच्छा शूटिंग कर रहे थे तो क्या किया आपने, जब खराब किया तो क्या किया आपने, और कभी जब जरूरत पड़ने पे आप वापस डायरी को पढ़ सकते हैं। तो आइए सीखते हैं गायत्री जी से कि कैसे डायरी को और पूरक बनाया जा सकता है हमारे चैंपियन बनने के लिए। हेलो आर्चर्स, ई पाठशाला के ये 10वां क्लास है। मैं गायत्री वर्तक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, आपको आपकी डायरी कैसी यूज करनी है उसके बारे में आज जानकारी दूंगी। तो आपने आज तक 2 क्लासेस किए हैं और दोनों क्लासेस में ये सीखा है कि डायरी में आपको क्या लिखना है। पहले इसमें अवेयरनेस डायरी था और दूसरे इसमें हमने चैंपियन कैसा डायरी लिखता है वो सीखा। तो अभी आपको क्या करना है कि आज तक जो भी आपने लिखा है वो पूरा डायरी आपको पढ़ना है। ये है स्टेप 1। ये करते समय, ये पढ़ते समय आपको आपकी इम्प्रूवमेंट्स, आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं डायरी में और जो चीजें आपने अच्छी की हुई है वो तीनों चीज मार्क करनी है। जैसे आप पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली आप मार्क कीजिए। एक बार आपका मार्क करके हो गया तो फिर अगले दिन सिर्फ जो आपने मार्क किया है आपको एक उसके बारे में समरी लिखना है। और ये समरी में क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। आपको ये समरी में 3 चीजें लिखनी है कि आपका क्या अच्छा हो रहा है, आपने किन चीजों में इंप्रूव किया है और लास्टली आपको अभी किन चीजों पे फोकस करके इंप्रूव करना है। ये सब आपको लास्ट के समरी में लिखना है। अभी ये समरी तैयार हो गया आपका से 10th मंथ तक। आगे चलते हुए आपको हर 3 महीने में यही प्रोसेस दोहराना है। कौन सा प्रोसेस? पढ़ना है, पढ़ने के साथ अच्छी चीजें मार्क करनी है और फिर उसका एक समरी शीट बनाना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको पूरा डायरी पढ़ने की जरूरत नहीं है हर बार। आप सिर्फ समरी शीट पढ़ोगे और वो समरी शीट में जो आपको इंप्रूव करना है वही आपका वो गोल बन जाएगा अगले 3 महीनों के लिए। जो आपने अच्छा किया है उस पर फोकस करके वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा और जो आप अच्छा कर रहे हो उस पर फोकस करके आप एक कॉन्फिडेंट आर्चर बनोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डायरी कैसे यूज करनी है वो समझ में आया है। मैं वापस कहती हूँ कि 3 स्टेप्स है। पहली चीज है कि रीड करके मार्क करो। सेकंड चीज है उसका समरी लिखो और समरी 3 पार्ट्स में लिखो। जो अच्छा कर रहे हो, जो इम्प्रूव किया है और जो इम्प्रूव करना है, और वही समरी शीट आपका गोल शीट बन जाएगा। और ये प्रोसेस आपको हर 3 महीने में इसके बाद रिपीट करनी है। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब समझा है और आप अच्छी तरह से आपका डायरी लिखोगे और पढ़ोगे भी और उसका समरी शीट भी बहुत अच्छा बनाओगे। आगे चल के 3, 4, 5 साल बाद आपके पास एक कई ऐसे समरी शीट्स होंगे और उसका आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आपका ओलंपिक का मेडल ये डायरी पढ़ने से 100% आएगा,
तो डायरी लिखती रहिए, आपके मेंटल स्किल्स बढ़ाते रहिए और चैंपियन बनने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। तो आपने देखा गायत्री मैडम ने बहुत ही सुंदर तरीके से 3 चीजों के बारे में बताया। देखिए, जब हम पढ़ते भी हैं तब भी आप देखिए, जब टीचर पढ़ाता है, नोट्स लिखते हैं क्लास में, हम लोग जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको समरी लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम के दिन उनको पूरा याद नहीं होगा, उतना टाइम नहीं मिलता कि हर एक चीज पढ़े, लेकिन वो जो समरी शीट पढ़ेंगे तो उनको पूरा पता चल जाता है। और इसीलिए हम लोग ने भी आपके 19 लेक्चर्स को पूरे समराइज करके 19 पावर पॉइंट स्लाइड्स में बनाया है कि अगर आपके पास समय नहीं हो, सिर्फ वो 19 जो पावर पॉइंट के स्लाइड्स हैं उसको पढ़िए और आप चैंपियन बनेंगे। क्योंकि अगर उसमें 250 साल का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, जो हमारे 20 कोचेस मिलके, पूरी एक्सपर्ट टीम मिलके आपके सामने प्रस्तुत कर रही है बहुत ही सुंदर तरीके से, जिससे कि आप समझ पाए। अब आइए चलते हैं अपनी कोमलिका बारी की तरफ। कोमलिका बारी जो हमारी कैडेट वर्ल्ड चैंपियन है, जिन्होंने नाम रोशन किया भारत का, झारखंड की निवासी हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र तिवारी और पूर्णिमा महतो, जो कि टाटा अकेडमी में उनको ट्रेन करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे उनको ट्रेन किया जा रहा है ओलंपिक के लिए। आइए आज हम बताते हैं आर्चरी के बेसिक स्टेप्स, जो 10 स्टेप्स होते हैं। शुरू करते हैं स्टांस से। हमारा जो पैर का चौड़ाई और शोल्डर का चौड़ाई एकदम बराबर होता है और हमें यहाँ अपना बॉडी वेट एकदम नीचे की तरफ रखना है, इसलिए हमें अपना कोर को टाइट करना है और हमारा जो थाई मसल है वो बाहर की तरफ रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कोर टाइट हो जाता है और इसकी वजह से हमारा बॉडी वेट एकदम नीचे की ओर रहता है और एकदम स्टेबल रहता है और अपर बॉडी हमारा एकदम रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रिप। ग्रिप में हमारा प्रेशर, जो हमारा पिवट पॉइंट है वो इस जगह पे होना चाहिए और हमारा जो लाइफ लाइन है वो हमारा जो हैंडल में ग्रिप है वो एकदम लास्ट में वी करके जाएंगे और लास्ट में हमारा जो एज है उस जगह हमारा लाइफ लाइन होगा। और देखिए हमारा जो थंब फिंगर है वो एकदम टारगेट की तरफ स्ट्रेट रहेगा और रिलैक्स रहेगा और हमारा जो ग्रिप पकड़ने का है वो 45 डिग्री में रहेगा और बाकी फिंगर हमारा रिलैक्स रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हुक। हुक हम लोग 3 फिंगर से पकड़ते हैं और हमारा जो लाइन है उस जगह हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए और जो हम एरो जहां पकड़ते हैं वो 1 फिंगर ऊपर और 2 फिंगर नीचे रहता है। हमारा जो लास्ट फिंगर है वो एकदम रिलैक्स रहेगा और थंब फिंगर नीचे की ओर रिलैक्स रहेगा। इसमें हमारा एल्बो एकदम स्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सेट से सेटअप। सेटअप पोजीशन हमारा एकदम जो ग्रिप हैंड है और जो हमारा हुक हैंड है वो एकदम बराबर रहेगा और जैसे प्रेशर एकदम एल्बो की तरफ रहेगा और एल्बो एकदम स्ट्रेट रहेगा। इसी तरह हमें ऊपर की ओर ले जाना है और इसमें याद रहे हमारा ब्रीथ हम लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। हमारा जो बो हैंड है वो 12 बजे ब्लैक या व्हाइट में होना चाहिए और हमारा ड्रॉ हैंड 45 डिग्री पे एकदम इजी रहेगा और पावर हमारा एकदम पीछे की तरफ रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ। याद रहे हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें ब्रीथ लेते हुए ड्रॉ करना है। ड्रॉ जब करेंगे तब हमारा अपर ट्रेपेजियस मसल और लेंटू से ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है हमारा एंकर। एंकर हमारा एकदम टाइट बैठेगा और फिंगर रिलैक्स रहेगा, एल्बो 45 डिग्री में पीछे मेंटेन रहेगा, ब्रीथ हमारा यहाँ होल्ड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एम। एम याद रहे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आए तो हमारा येलो में एकदम बो हैंड स्टॉप हो जाना चाहिए। बो हैंड एकदम और नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नीचे से ऊपर जाना आर्चरी के लिए अच्छा नहीं और नीचे से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। हमारा एम एकदम येलो में स्टॉप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा होल्ड एंड एक्सपेंड। इसमें हमारा जो प्रेशर पॉइंट है वो अपर ट्रेपेजियस से लोअर ट्रेपेजियस में जाता है, जो पूरा बैक में चला जाता है, जिसमें 95% हमारा पूरा बैक में प्रेशर चला जाता है और हमारा एल्बो जो एल्बो का पावर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है हमारा रिलीज। इसी में हमको एकदम पावर मेंटेन करते हुए ले जाना है और याद रहे इसमें हमको ब्रीथ को आउट करते हुए रिलीज करना है।
नेक्स्ट है हमारा फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू में हमारा याद रहे कि पावर एकदम मेंटेन रहे, दोनों तरफ 50-50 पावर मेंटेन रहे और हमें 3 सेकेंड तक इसे होल्ड करना है। ऐसा करने से हमारा जो नेक्स्ट एरो है वो भी सेम प्रोसेस में होता है और इजी होता है, और हमको एक माइंड को फीडबैक भी देना पड़ता है कि हम जो जैसे प्रोसेस में किए हैं वो सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट एरो में भी फॉलो करें। फॉलो थ्रू करना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट एक चीज है जो हमें फॉलो थ्रू भूलना नहीं चाहिए, फॉलो थ्रू जरूर करना है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि ये लगातार हम लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, 3 से 4 साल लगातार टाटा अकेडमी में मेहनत करने के बनस्पत आज ये पहुंची है वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक की तैयारी कर रही है। इनका शूटिंग फॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉलिड है, और बिल्कुल आप देख रहे हैं उनका जो फोर्स है, आप लाइन देखिए, इतना अच्छा लाइन आपको दिखता है, क्योंकि एरो लाइन और एल्बो लाइन बहुत ही अलाइंड है, हेड मूवमेंट 0 है, पोस्चर करेक्ट है, पुश एंड पुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये यूज करती हैं, जिसकी वजह से इनके शॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, टाइट शॉट्स मारती हैं, और ये चीज आपको सीखना चाहिए, इसलिए बार बार हम इनको दिखाते हैं। आइए चलते हैं, जो बहुत सारे हमारे कंपाउंड आर्चर जुड़ चुके हैं उनको भी सिखाने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड आर्चर को सीखना चाहिए कैसे वो अपने को रबर के साथ ट्रेनिंग करें, तो आइए सीखते हैं कैसे बेसिक स्टेप्स होता है जो मुस्कान और आज हम आपको कंपाउंड बो के बेसिक स्टेप्स के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले स्टांस, आपका खड़े होने का तरीका। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपने शूटिंग लाइन पे खड़े होना है। आपके पैरों की चौड़ाई आपके शोल्डर की चौड़ाई पे डिपेंड करती है। जितने आपके शोल्डर्स हैं उसी हिसाब से आपने अपने दोनों पैरों को खोलना है। आपके टो को एंगल जो 10 से 15 डिग्री आपने आगे से ओपन रखना है। आपका बॉडी वेट टोज पर 60% और हील्स पर 40% रहेगा। सेकेंड स्टेप, ग्रिप। ग्रिप करते समय ध्यान में देने वाली बात, ग्रिप के दौरान आपके फिंगर्स और थंब बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आपको पिवट पॉइंट पे अपने ग्रिप प्रेशर को फील करना है। इसी के साथ आपने ध्यान देना है कि कभी भी आपका ग्रिप करते समय लाइफ लाइन को क्रॉस ना करे, इससे आपका बो कैंट हो सकता है और आपके बबल की टाइमिंग हमेशा चेंज हो सकती है। ग्रिप के बाद आते हैं हम हुक पर। सिंपल, जैसा कि आप देखें, आपने डी लूप को ट्रिगर में इस प्रकार से हुक करना है। आपकी तीनों फिंगर्स के फर्स्ट कट के अंदर लीजर को हुक करते हुए इस प्रकार जैसा आप देख रहे हैं करते हुए आपने ध्यान देना है कि तीनों फिंगर्स पर इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर पर बराबर रहे। हुकिंग के बाद हम आते हैं सेटअप पर। सेटअप के दौरान अपने अपनी बॉडी चेक करते हुए अपना ग्रिप और हुक को प्रॉपर फिर से चेक करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ। ड्रॉ करते समय ब्रीथ को इनहेल करना है और आपके दोनों आर्म्स को बिल्कुल बराबर ऊपर उठाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई लाइन से आपका कभी भी बो हैंड ऊपर नहीं जाएगा। आपका प्रेशर बिल्कुल 50-50 रहेगा। ड्रॉ के बाद एंकर। एंकर करते समय आपने स्ट्रेट ड्रॉ करते हुए जॉ के नीचे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो नकल बनता है उसको जॉ के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं सेट करते हुए धीरे से थंब को ट्रिगर पर रख लेना है। इस प्रकार से ब्रीथ आउट हो गया और आपने क्या किया, थंब ट्रिगर पर रख लिया है। अब आते हैं हम एमिंग पे। एम करते समय आपने पीप के बीचों बीच लेंस के सेंटर को, डॉट को बिल्कुल टारगेट के सेंटर में मिलाना है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम होल्ड। एमिंग के बाद बिल्कुल आपने देखना है कि आपका बो बिल्कुल होल्ड है, आपकी ब्रीथ बिल्कुल रुकी हुई, बिल्कुल आपका सांस स्टेबल है, आपका बिल्कुल मेंटली फिजिकली आप शूट के लिए रेडी हैं। इस प्रकार से आपने अपना सब बॉडी को देखना है, बिल्कुल होल्ड को चेक करते हुए रिलीज की तरफ बढ़ना है। रिलीज के समय आपने अपना बॉडी एक्सपेंशन, पिवट पॉइंट, एंकर और बैक स्कैपुला का कंटिन्यू एक साथ रिदम में 50-50% प्रेशर को मेंटेन करते हुए कॉन्टिन्यूसली में रिलीज करना है। रिलीज के बाद आते हैं फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू के दौरान आपने जो शॉट किया है आपने उसको एनालाइज करना है कि आपने जो शॉट किया था वो सही है तो उसे दोबारा दोहराना है। अगर उस दौरान आपकी कोई गलती हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप में उसको करेक्शन करते हुए उसे सही से शूट करना है। थैंक यू।
फ्रेंड्स आपने देखा कि मुस्कान जो एशियन मेडलिस्ट हैं वो आपको दिखा रही हैं कैसे रबर ट्रेनिंग करना चाहिए। तो जो भी हमारे कंपाउंड आर्चर जुड़े हुए हैं वो काइंडली आप देखें, आपको हमने दिखाया कि प्राची और कुमलिका ने दिखाया था कैसे रबर ट्रेनिंग रिकर्व के लिए यूज करते हैं। आज मुस्कान दिखा रही है जो एमपी आर्ची अकेडमी से जुड़ी है रिचपाल जी के साथ। अब हम देखते हैं बैक टेंशन रिलीज के ऊपर। बहुत लोगों को बैक टेंशन रिलीज बहुत अच्छा रिलीज है, क्योंकि इसमें आपको बैक जो जिसका बैक का प्रेशर जिसका बन नहीं पाता वो अगर इसको यूज करेगा तो उसको बहुत अच्छे से बैक का प्रेशर फील कर सकता है। तो आइए कुलदीप वेदवान जुड़े हैं शाइन बोर्ड कटरा से, उनसे सीखते हैं बैक टेंशन रिलीज के बारे में। आज हम सीखेंगे कैसे एवोल्यूशन रिलीजर यूज करते हैं, बैक टेंशन एवोल्यूशन। तो दोस्तों आप देखोगे ये एवोल्यूशन रिलीजर है और इसमें जैसे कि हमने ट्रिगर के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे एक बटन होता है लॉक एंड अनलॉक का, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आगे है ये जहाँ पे हम डी लूप हुक करते हैं, और एक ये नीचे है जो थंब स्टॉपर है जो सभी रिलीजर्स में होता है जो हम 3 फिंगर यूज करते हैं। तो आप देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। आप जब इसको यूज करना होता है तो इसको नीचे की तरफ आपको प्रेस करना होता है और यहाँ पे आपको डी लूप हुक करना होता है यहाँ पे, और इसको विद 3 फिंगर और थंब स्टॉपर को प्रेस करते हुए, ये अपोजिट है ट्रिगर के, इसको आपको प्रेस करते हुए पुल करना होता है। देखेंगे आप हमने इसको प्रेस किया हुआ है और अभी एंकर में है एमिंग, और थंब को आप थंब स्टॉपर से धीरे से आप साइड करेंगे और फिर बैक को मेंटेन, आपका प्रेशर इनटू द बैक। जैसे आप अपना प्रेशर एग्जीक्यूट करोगे इनटू द बैक, आपका जो बैक मसल है उसको फील करना स्टार्ट करोगे तो ये सरप्राइज ऑटोमेटिक रिलीज होता है। आपको इसमें कोई जर्क, कोई झटका, कोई जोर से खींचना, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। आप दोबारा देखिए, जिसको आपको ऐसे यहां से इसको प्रेस करते हुए लॉक करना है। अभी आप देखेंगे ये निकलेगा नहीं, और ये ट्रिगर के अपोजिट है। जो ट्रिगर हमने आपको बताया था इसको क्या करना है, आपको रैप करके खींचना है। इसको क्या करना है, इसको रैप करना है और इसको नीचे की तरफ आपको ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है, और प्रेस करते हुए इसको आप एंकर में लेके आएंगे और एमिंग उसको धीरे से आपको थंब को यहां से थंब स्टॉपर से आपको हटाना होता है। देखिए आप, और अभी आपको प्रेशर बैक में फील करना है, इनटू द बैक फील प्रेशर। तो देखा दोस्तों आपने कैसे आपने बैक एवोल्यूशन जो रिलीजर है कैसे यूज करते हैं। आज आपने देखा, मैंने तो आपको 2 बार ये सिखाया, तो ये बहुत ही अच्छा रिलीजर है। बैक टेंशन जिसको प्रेस करने का हैबिट हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा बहुत सुंदर तरीके से आपको कुलदीप वेदवान जी ने बता रहे थे बैक टेंशन रिलीज के बारे में। ये बहुत अच्छा रिलीज है बिगनर्स के लिए, जिनको बैक टेंशन को यूज करने का, बैक मसल्स को यूज करने का, रोम्बॉइड ट्रेपेजियस मसल्स को आपको जो यूज करना होता है वो कैसे आप यूज करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इनका परफेक्ट इन्होंने जब पकड़ा है वो आप देखिए सेकंड फिंगर्स में इनका नकल्स आप देख रहे हैं 15 डिग्री एंगल पे है, एंकर पे पूरा रिलैक्स्ड है, और जब फिनिश भी करते हैं वैसे ही रिलैक्स पे में फिनिश करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इस चीज को यूज करें। ये था मेरा पहला वीक के बारे में। दूसरा वीक बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे, सब चीज जैसा कि सद्य और आपको रुपेश जी बता रहे हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा नया चीज, जो एक नई चीज बताएंगे वो है रिस्ट रिलीज यूज करने का। बहुत सारे बच्चे रिस्ट रिलीज यूज करते हैं, लेकिन रिस्ट रिलीज को यूज करने का तरीका बहुत जरूरी है। कैसे फिंगर्स होना चाहिए, किस एंगल पे होना चाहिए। तो आइए चलते हैं कुलदीप वेदवान जी से सीखते हैं रिस्ट रिलीज को कैसे यूज किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे रिस्ट रिलीजर कैसे यूज करते हैं। अभी आप देखेंगे ये रिस्ट रिलीजर है और इसको आप देखेंगे कैसे टाई करते हैं। आपको ये अंदर की तरफ रखना होता है जो रिलीजर है, और इसको आप देखेंगे कैसे टाई करते हैं। आप इसको रिस्ट में जिसको ऐसे टाई करेंगे और बेल्क्रो को जस्ट ऊपर से इसको यहाँ पे इसको पूरा चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से टाई हो गया है, और जस्ट को खींच के देखेंगे ये, हाँ यस दिस इज ओके नाउ। सो
इसको हम यूज कैसे करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे एक इसमें ये बटन है, इसको आपको पुश करना होता है। आप इसको जब दबाओगे यहाँ पे तो ये बाहर की तरफ खुल जाएगा और यहाँ पे आपको डी लूप को हुक करना होता है। ये डी लूप हमने यहाँ पर हुक किया और इसको जस्ट लूज किया, यहाँ पे बटन को आगे की तरफ किया तो ये लॉक हो गया अभी। लेकिन इसको खींचना कैसे है, अभी आप देखेंगे इसको खींचना कैसे है। आपको फर्स्ट चारों फिंगर आपकी बाहर की तरफ होगी, अंगूठा अंदर की तरफ आप देखेंगे, और अंगूठा और फर्स्ट फिंगर की मदद से आपको इसको होल्ड करना है। इसको होल्ड करते हुए पकड़ते हुए इसको पीछे की तरफ खींचना है और यहाँ पे एंकर में लाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे इसको ऐसे रैप करना है फर्स्ट फिंगर से। तो हम इसको भी आपको रिलीज करके दिखाएंगे जब हमने एंकर किया और ये रैप है अभी, और इसको बस फील करना है बैक को आपको। तो ये आपने देखा कि कैसे यूज करते हैं। अभी हम इसको आपको दोबारा दिखाएंगे कैसे यूज करते हैं। जस्ट आपको ये प्रेस करना है और यहाँ पे डी लूप को हुक करना है। हुक किया, जस्ट चेक करना है और चारों फिंगर आपका पीछे की तरफ होगा और थंब बाहर की तरफ होगा। और आप इसको जब एंकर में लेके आओगे, जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका चारों फिंगर पीछे रहना है। एंकर में आने के बाद जब आप एमिंग करते हो तो आपका फर्स्ट फिंगर आपका ट्रिगर पर आएगा और जस्ट फील करना है बैक को। रिलीज। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम रिस्ट रिलीजर यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ये बहुत सारे बच्चे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली फिंगर का पोजीशन। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में होना चाहिए। बहुत लोग आगे रखते हैं और वो उसके वजह से क्या होता है, उन्हें फिंगर का प्रेशर आता है। और जब ये बीच में रख के आप बैक प्रेशर से यूज करेंगे तब आप देखेंगे स्मूथली आप शूट कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में जो नया चीज हम सिखाएंगे सेटअप के बारे में। और सेटअप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है सेटअप, क्योंकि सेटअप जो होता है आपका कोर स्टार्ट होता है आपका शूटिंग का जब आप करते हैं। क्योंकि आपने सेट में 45 डिग्री एंगल पे एल्बो आ गया, वो वर्टिकली so that they are able to draw it in the line. The position of the sight is somewhere between black, putting the pressure behind on the scapula and the rhomboids and the trapezius. So that is where barrel of the gun comes in place for the recurve archers. And for the compound archer is lesser because of the offtake is less in compound. The sight position is somewhere around the black and the blue, depending upon individual archers. You have to check that the elbow is rotated in, because in case you have elbow protruding out, you need to rotate it in. Shoulders are down, head position is stable, posture is like a T stance, and the scapula starts moving. The upper trapezius and the scapula, there the movement starts. So therefore, as you come to anchor, the transfer of loading is 60% to anchor 80%. Finally, at the complete holding position, it's 95, and then finally 100. So let us learn from Surinder Randhawaji, who has joined from Punjabi University, Patiala, how he's teaching Pranati Kaur here, archer. How we know the setup? The backbone of archery technique is correct shooting posture. करेक्ट बॉडी पोस्चर हमारी बो के साथ बॉडी वर्क एफिशिएंसी में सहायता करता है। करेक्ट सेटअप में कोर मसल टाइट करते हैं, हिप मसल टाइट करेंगे, बो हैंड स्ट्रेट टू द टारगेट एंड पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए, एंकर एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपने देखा कि सेटअप जो है, जब आप सेट से सेटअप पे जाते हैं, you start the basic thing which everybody has to learn is about the coiling from the torso, which is the core muscles, which are basically the glut and the hips, which you are tightening there. You are moving, your angular movement starts happening, and you start twisting your body and coming in line with the sight and along with the elbow. So that is the place that the start of the draw happens. So setup becomes very important. Next, in the last week, we are now going to have the last thing is on the anchor. Just after the setup, you come to the draw and the anchor. So now we'll be focusing on how they're coming to the anchor. We'll look at it. So anchor is achieved at end of the draw to the load step.
You affirm the peep position because that is very important, that it's just coming in front. The head position remains unchanged along with the body posture. Light to medium index knuckle you can see under the jaw. The two fingers, they're coming below the jaw and fixing in the first and the second finger, comes and fixes in the jaw. The angle should not be more than 10 to 20 degrees so that then you are able to get a biomechanically movement and equal pressure across the holding fingers. So let us learn from Surinder what he has to talk about the anchor position. एंकर में पीप है जो बिल्कुल आइज के सामने होगी, स्ट्रिंग है लिप्स के एंड में टच होगी, नोज पे टच होगी, एंगल है जो एंकर का हैंड का 10 to 15 डिग्री एंगल होगा, बैक टाइट होगी, प्रेशर होगा बैक पे, एल्बो है जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और टाइट रहेगी और दोनों का प्रेशर ग्रिप और एल्बो का 50-50 प्रेशर रहेगा और बैक इसमें टाइट रहेगी। तो आपने देखा कितना बढ़िया अलाइनमेंट आपको इस गर्ल का दिख रहा है, जो पंजाब की आर्चर है, जो कि स्कूल गेम्स में उन्होंने मेडल जीता हुआ है। बहुत ही अच्छा इनका एल्बो अलाइनमेंट है। तो वो आपको देखना है कि हर आर्चर का कुछ न कुछ चीज अच्छा होगा, तो वो चीज को आपको फॉलो करना है। इसी के साथ मैं आपका अंत करता हूं आज का प्रोग्राम का, और मैं पूरे टीम के तरफ से पूर्णिमा मेहतो जो जुड़ी हैं टाटा अकेडमी से, सत्यदेव प्रसाद जो जुड़े हैं साई सोनीपत से, गंगाधर साई NSIS कोलकाता से, रिशपाल MP आर्ची अकेडमी से, लोकेश चंद जी जुड़े हैं हमारे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, रुपेश कुमार दिल्ली से जुड़े हैं, रंजीत चामड़े साहब आर्चर अकेडमी पूना से जुड़े हैं, ब्रिजेश जुड़े हुए हैं, आपके कुलदीप वेदवान जो कि श्राइन बोर्ड कटरा से जुड़े हैं, सुरिंदर जिन्होंने अभी सिखाया आपको, दोनों ने मिलकर रिस्ट रिलीज और रिलीजेस और कंपाउंड आर्ची के बारे में, ये दोनों जुड़े हुए हैं। आपके पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से टिटमस शर्मा है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स हिमानी, गायत्री, डॉक्टर अजीत, प्रकाश राम, सोनल और साथ ही में नीलेश। तो इनके साथ हम दोबारा आपको वो गाना सुनाना चाहेंगे कि आप लोग देखिए कि हम आपके लिए बनाए हैं, आप हासिल करें मिशन ओलंपिक टोक्यो में मेडल जीते। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम कोचेस मिल के साथ, हम AISI के साथ करेंगे आर्चर तैयार हर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ओलंपिक में जीतेंगे हम इस बार। तो आपने देखा हम सब की तरफ से ये प्रस्तुति दी आप सबको ये जोश दिलाने के लिए। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा जी हैं जो हमारे वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने लगातार एशियन गेम सब जगह लगातार पदक जीतते आए हैं और कंपाउंड के जगत में इन्होंने एक महारत हासिल किया है पूरे विश्व में। आज ये वर्ल्ड नंबर 2 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं और उन्होंने कई बार लगातार भारत को पदक जिलाया है। और आज इनको हम लोग जानते हैं 2005 से, और 2005 से बता दें कि अभिषेक वर्मा जी जब जूनियर एशियन चैंपियन पहली बार हमने कंपाउंड टीम हम गए थे आपके चाइना में, तो 2 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक थी नमिता यादव जो जूनियर एशियन चैंपियन बनी और दूसरे थे अभिषेक वर्मा। तो अभिषेक वर्मा उस समय हार्डली 15 साल के होंगे और उन्होंने पहली बार जगत में, पूरे विश्व जगत में तहलका मचाया था जब 2005 में वो जूनियर एशियन चैंपियन बने थे। और उसके बाद आज तक उन्होंने मुड़ के नहीं देखा और लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। लगातार भारत को पदक 15 में गए, एशियन गेम्स हो, एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन कप हो और वर्ल्ड कप हो। तो अभिषेक जी, सतदेव जी काइंडली चेक करेंगे अभिषेक जी, उनका अनम्यूट कर दे काइंडली। जी हाँ सर, जुड़ गए हैं अभिषेक उनको सतदेव जी, अभिषेक जी आप आवाज सुन रहे? अभिषेक जी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर दे। अभिषेक जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। आ रही है सर वॉइस? अब आ रही है। तो थैंक यू अभिषेक जी। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्कनेक्ट होकर के मैं कनेक्ट हो रहा हूं सर, प्लीज। ये बहुत अच्छा, अभी आवाज सुनाई पड़ी अभिषेक जी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोबारा कनेक्ट होगा।
तो मैडम आज हमारे बीच में अभिषेक वर्मा है, जो कि कंपाउंड के और सोनेपत में उन्होंने एक्चुअली अपना देखा जाए तो सोनेपत उनका अपना गढ़ है, क्योंकि सोनेपत से ही पूरी कंपाउंड टीम प्रैक्टिस करती है। और पूरे की पूरी जो टीम आपने पिछले 2 साल में लगातार जो अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, ये साई सोनेपत की बदौलत है। और साई सोनेपत ने अच्छे आर्चर्स कंपाउंड में, जो नेशनल कैंप में सभी बहुत खुश होते हैं सोनेपत जाके, क्योंकि खाना बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, उनके रहन सहन बहुत अच्छा है। Thanks to Sai Sonepat and to you and to Sadhdev and the entire Sai fraternity for giving this golden opportunity for national camp training at Sai Sonepat. And moreover, I got an opportunity to accompany Abhishek Rajat during World Championship. और मैंने इसको देखा है 10-10 जब अभिषेक ने मारे वहां पे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। So मुझे तो बहुत, मैं इन सब आर्चर से दिल से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा लगता है इनके लिए काम करना, इनको लुक आफ्टर करना। एंड ही इज अ वेरी नाइस बॉय। बहुत अच्छा लगता है अभिषेक के साथ। तो चलिए अभिषेक से हम लोग जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आप हम लोग को बताएं कि आपने ये 15 साल का जो आपका सफर था, 2004 से जब आप 14-15 साल के मेरे पास पहुंचे थे, और उसके बाद जब पहली बार आपने तहलका मचाया था जूनियर एशियन चैंपियन बनके, और बाद में आपने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता, तो ये लंबा सफर आपने तय किया। आज 15 साल से आप लगातार वर्ल्ड लेवल पे बने हुए हैं, और ये बताता है कि आपका कितना अच्छा मेंटल फ्रेम है, कितना अच्छा मेंटल ट्रेनिंग करते हैं, कैसे आप अपने को फिजिकली फिट रखते हैं, कैसे आप फंडामेंटली अपने को स्ट्रांग रखते हैं। तो काइंडली आप दर्शकों को बताएं, हमारे जूनियर बच्चे जो आपको मॉडल मांगते हैं, उनको बताइए कि आप क्या करते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और सर आपने टाइम याद दिलाया, मुझे आज भी वो टाइम याद है जब मैं अपना बेसिक सुधारने के लिए आपके पास आया था, और आप मेरे पीछे सुबह से शाम तक पड़े रहते थे। इवन जब 50 मीटर पे शूट करते थे, मुझे आज भी याद है कि आप मुझे भगवाते थे कि भाग करके जाओ, एरो निकालो, वापस आओ, फिर चलाओ, फिर भाग करके जाओ, फिर एरो निकालो। तो आप जो लगातार आपका जो सपोर्ट रहा है मेरे को, एक कहीं ना कहीं वो सर वो कहते हैं ना ग्रास रूट पे एक अच्छे उसका मेंटोर का मिलना, तो एक सपोर्ट करना, तो वहां से मेरे एक सर करियर स्टार्ट हुआ था। उसी टाइम पे जूनियर एशियन चैंपियनशिप का टाइम था सर वो, और जो 4 गोल्ड आए थे वो उसका टोटली क्रेडिट आपको गया था। उसके बाद सर कोचेज मेरे लोकेश सर हैं, कंटिन्यू मेरे साथ हैं इतने सारे। उसके बाद मेरे जितने भी सीनियर्स हैं अच्छे हमारे आर्चरी में, वो भी जुड़े हमारे साथ। तो मेरी सर एक ये रहती थी कि हर एक की किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ खासियत होती है, वहां से मैं चुरा लेता था। जैसे कि आपसे मैंने डेडिकेशन सीखी, लोकेश सर से मैंने अनुशासन सीखा, और जितने सीनियर प्लेयर थे उनकी जो टेक्निक में अच्छी क्वालिटी थी वो मैंने वहां से उनसे ले ली। तो ऐसा ही करते सर आगे बढ़ते गया, सीनियर्स मिलते गए, आगे बढ़ता गया, सीनियर्स मिलते गए, उनकी खूबियां मैं लेता गया और अपने में अप्लाई करता गया। 2013 से कंटिन्यू टीम में हूँ, मेडल आ रहे हैं सर, अच्छा लगता है। और कह सकते हैं इस चीज की आदत हो गई है कि बिना मेडल के आना एक बहुत बुरा लगता है। तो मेडल को अपग्रेड करना, आगे बढ़ना एक अपने आप में एक अच्छी चीज है सर। और अब आर्चरी पहले वाली नहीं रही सर, अब फेम भी मिलता है आपको, अमाउंट भी मिलता है आपको, रिकॉग्नाइज, मतलब सबके सब आपको जानते हैं, आपको सबको एक अच्छी फीलिंग है सर। तो इस चीज को कोई भी इतनी जल्दी नहीं खोना चाहेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और मेंटेन करने के लिए सर सारी चीजें हैं, जैसे कि आर्चरी 2 तरह की है सर, फिजिकली भी करना पड़ेगा हमें और मेंटली भी करना पड़ेगा। फिजिकली भी 50% है और मेंटली भी 50% है। तो मैं वही कहता हूँ सर कि फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी कंट्रोल में रखो, तो आप स्ट्रेट रहोगे, स्ट्रेट जाओगे। कि आपको एक बार 10 नहीं मारना, आपको कंटिन्यू 10 मारने होते हैं, जिससे कि आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि 10 मार के खुश भी नहीं होना और 9 मार के अपसेट भी नहीं होना। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए सर मेंटली शूटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ बॉडी वर्क करती रहे, तो हम फिजिकली एक्टिविटी भी पूरी करते हैं सर। जिम सेशन हो गया या रनिंग हो गई या कार्डियो हो गई, बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का पीरियड था सर, तो बहुत अच्छा रहा कि मेरे को अपने आप में बॉडी कंडीशनिंग करने का टाइम मिला। तो अब एक नया अभिषेक आपको देखने के लिए मिलेगा सर। मैं इंश्योर करता हूँ जो भी अपकमिंग टूर्नामेंट आएगा, क्योंकि काफी ट्रेनिंग करी है। क्या बात है। तो बस यही है सर कि 2 तरह की सर आर्चरी, अगर आपको आर्चरी में जितने भी मेरे सारे जूनियर्स हैं उनको बढ़ना है तो दोनों पे ध्यान देना ही पड़ेगा सर। फिजिकली करने के अलावा आपको मेंटली भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बार 10 या आपको 72 शॉट्स मारने हैं 10, और उसके बाद भी आपको ये नहीं मालूम कि आपकी रैंक कौन सी होगी। तो चाहे रैंक कैसी भी है, आप शूटिंग अच्छे कीजिए, कंटिन्यू 10 मारिए,
अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कीजिए और एक स्टेबल परफॉर्म आप कर पाएंगे सर। तो अब आप अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी 2015 बातें बताई। एक लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये बताएं कि जो फंडामेंटल स्टेप्स है, जो हम बेस बोलते हैं, जो हम बैक प्रेशर बोलते हैं, कभी कभी वो हैंड कैसे मूवमेंट होना चाहिए, कैसे, तो थोड़ा सा आप अपने फंडामेंटल स्टेप्स का बताएं, थोड़ा सा आपके सक्सेस जो जुड़ा हुआ है आपके टेक्निक से, थोड़ा टेक्निक की जानकारी दें बच्चों को। सर कंपाउंड आर्चरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रिगर का एक्चुअल टाइमिंग हमें पता नहीं चलता, और जिनको पता नहीं चलता, वो तरीका नहीं आता, वो सर वो जूझते रहते हैं। वो ये बार होता है कि टूर्नामेंट में जाते हैं और अब उनका टूर्नामेंट स्कोर डाउन हो जाता है या वो डर जाते हैं। मेन सर चीज होती है हमारी आर्चरी में, ये कंपाउंड आर्चरी में ट्रिगर। अगर आप ट्रिगर का सही कमांड रखोगे, लाइक जैसे कि मैं अपने आप को बार बार एनालाइज करता हूँ, अपने हर शॉट को एनालाइज करता हूँ कि जब मैं एंकर लेता हूँ, एंकर लेने के बाद जो मेरा ट्रिगर प्रेशर है वो 90% प्रेशर फुल हो जाता है। तो मैं इजी फर्स्ट ड्रॉ में मेरा 90% प्रेशर थंब का मेरा पूरा रहेगा ट्रिगर के उसके बाद जैसे मेरे एम की जो मूवमेंट है अप से जैसे ही 10 में येलो में डाउन में आएगी, मेरा प्रेशर अपने आप ही 10% ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट होगा। 10% मूव करते के साथ ही वो रिलीज शॉट हो जाएगा। उसकी चीज को मैं बार बार सर दोहराता हूँ। दो चीजों का मैं खासतौर पर ध्यान रखता हूँ। पहला, मेरा एम अप से डाउन में आए। इनिशियली जब वो डाउन में 10 से 90% लोगों की हमारे आर्चर्स की प्रॉब्लम होती है, डाउन आ जाता है एम और हम वापस उठाते हैं, वहां पे उस चीज को मैं खत्म कर देता हूँ। अगर मेरा एम डाउन आ गया 10 से, तो मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। मेरा श्योरिटी रखता हूँ इस चीज की, अब 8 से डाउन 10 में आकर के एक टाइमिंग पे आकर के वो रिलीज होता है। हाथ की टाइमिंग, जो लेफ्ट हैंड वो हैंड की जो टाइमिंग होती है वो मेरी अप से लेकर 8 से डाउन 10 में आती है, और जो थंब की होती है 90% प्रेशर लेता हूँ मैं। 90% प्रेशर के बाद जैसे ही 10 में आया, थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करते के साथ ही वो रिलीज हो जाना चाहिए। एक सही टाइमिंग, एक रिदम, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब मेरा हो जाता है तो मेरा सर अपने आप ही एरो लगेगा। तो थैंक यू अभिषेक, आपका एक्सपीरियंस सोनीपत में ललिता मैडम आप बोले काइंडली। ललिता मैडम जी आप प्लीज। 2015 से सोनीपत में ट्रेनिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, आपका वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें, कैसा लगता है और क्या हमें और करना चाहिए कि आपको हम और फैसिलिटेट करें। मैम थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम। और सोनीपत का एक्सपीरियंस मैम कहने के लिए, कोई बोलने के लिए नहीं है। अभिषेक को बनाने वाली जो जगह है वो कह सकते हैं कि सोनीपत रही है, बहुत सपोर्टिव रहा है। एक अच्छा फैमिलियर हमें ग्राउंड मिला है। फैमिलियर जितने भी स्टाफ हैं, वहाँ के कोचेज हैं, टीचर्स हैं, हमारे सारे बच्चे हैं, वो एक अच्छी सी बॉन्डिंग है। एक मतलब वही कहते हैं मैम की घर में घर वाली पूरी टोटली फीलिंग है। आज भी मिस कर रहा हूँ कि ग्राउंड फटाफट से ओपन हो, वहाँ पे जा सके, हम कर सके, हम अपने आप को पॉलिश कर सके। क्योंकि मैम सबसे बढ़िया चीज है वहाँ पे जो आपने टॉप स्कीम चलाई हुई है, सीओई जो चलाई हुई है, उसमें टॉप इंडिया के प्लेयर्स रखे हुए हैं। तो आपस में हम क्या करते हैं, कंपटीशन बहुत सारे खेलते रहते हैं। अगर कोई टूर्नामेंट नहीं भी है तो भी हमारे जो मैचेस हैं, डेली मैचेस करते हैं, हम बैटिंग करते हैं कि ठीक है आज ये इसकी टीम मैच है, आज इंडिविजुअल मैच है, उसका सपोर्ट पूरा है। उसके अलावा आपने जो टोटली सुबह से लेके शाम तक का आपने मतलब कभी भी जाकर के आर्चरी कर सकते हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटी आपने जो प्रोवाइड कराई है। तो हम कह सकते हैं एक घर मेरा ये है, दूसरा घर मेरा सोनीपत है। 100% मेरे को सब चीजें हैं। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं और उधर आप हैं। कुछ भी चीज चाहिए होता है यहाँ पे मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ और वहाँ पे आपसे बोलता हूँ, और पूरा सपोर्ट है, जिसकी बदौलत मैं आज भी टीम में हूँ और आज भी सपोर्ट अच्छा कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, जितने भी सोनीपत से जितने भी सारे जने जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे उठ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो मैडम, आप सोच सकती हैं कि जो साई प्रोवाइड कर रहा है, आज हमारे आचार्य अभिषेक के मुख से आपने सुना जितनी तारीफ है वो आपके साई की और आपके सेंटर की, क्योंकि हम खुद उस सेंटर में गए हैं और वो बहुत अच्छा सेंटर है। बहुत ही, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट के पास है, तो हमारे टीम्स को बाहर जाने के लिए भी बहुत सहूलियत है। तो मेरे ख्याल से वो कंपाउंड का गढ़ बन चुका है, और इसलिए बहुत इस चीज को मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो गढ़ को कभी भी उजड़ने मत दीजिएगा। उस कंपाउंड का जो वहां पे फील्ड है, उस फील्ड को कंपाउंड के नाम से रखिए। आप रिकर्व के लिए फुटबॉल ग्राउंड और बाकी आप जरूर डेवलप कीजिए, लेकिन दोनों ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप चलाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि सोनीपत एक बहुत अच्छा आर्चरी का एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, क्योंकि आज सत्यदेव है, आज वहां पे रामावदेश है, इंडिया के कोचेस आज वहां पे मौजूद हैं।
और हमारे जितने भी कोचेज है वो बहुत खुश होते हैं, चाहे वो सुरेंद्र हो, चाहे रिजपाल हो, चाहे कुलदीप हो, जब वो जाने का मौका मिलता है वहां पे बहुत खुश होते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ बहुत अच्छी बातें बताई है जो अभिषेक वर्मा ने, बट सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाहेंगे और सबको ये बहुत गांठ बांध के रखनी चाहिए, एक आप देखते हैं फल का पेड़, जो पेड़ होता है जब फल लगता है तो क्या होता है, जब पेड़ में फल लगता है तो वो झुक जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि वो हम्बलनेस वो अभिषेक के अंदर में है। तो उसने दो बहुत बड़ी चीजें बताई थी जो गुड थॉट्स के बारे में, कि उसने डेडिकेशन सीखा, वो हर एक कोच से सीखने की कोशिश करता है उनकी अच्छी चीजें। देखिए जब बच्चा होता है जो प्राइमरी स्कूल में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, हायर सेकेंडरी जाएगा, ग्रेजुएशन जाएगा, तो क्या होता है बहुत डिफरेंट कोचेज आते हैं, लेकिन जो अच्छा खिलाड़ी है, जो ओलंपिक का जिसका मटेरियल है, वो हर एक से सीखने की कोशिश करता है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे डेडिकेशन हो। और हमने देखा था जब हम जूनियर एशियन टीम के लिए उसको तैयार कर रहे थे, और हम क्यों बोलते थे दौड़ने के लिए, हम चाहते थे कि उसका हार्ट रेट बढ़े, क्योंकि जब दौड़ के वो जाएगा 50 मीटर पे हार्ट रेट बढ़ेगा, दौड़ के आएगा हार्ट रेट बढ़ेगा, और उसके बाद में अगर वो 10 मारेगा तो कंपटीशन में उसका हार्ट रेट के बढ़ने के बावजूद वो 10 मार पाएगा। तो वो हम जानते थे कि मेरे पास साइंटिफिक कुछ नहीं था, लेकिन हम उनको हार्ट रेट बढ़ा के अगर शूट करा सकते थे तो वो चैंपियन मटेरियल बनना ही बनना था, और दोनों बन के दिखाए। तो और दूसरा चीज जो उन्होंने बहुत अच्छा बोला फिजिकल और मेंटल के बारे में, देखिए उसने एक चीज बहुत बड़ी चीज बोल दी और ये सभी आर्चर्स को जानना चाहिए। उसने ये चीज बोला कि देखिए 10 मारने पे खुश नहीं होता और 9 मारने पे भी उसको नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर चैंपियन बनना है तो माइंड से बनता है। माइंड में क्या करना है, जब आपका फोकस इंटरनल होता है, अपने फोकस शूटिंग पे रहता है, तो आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते हैं कि मेरा वो परफेक्ट शॉट जो है, वो फीलिंग, वो परफेक्ट शॉट, वो आपके लिए 10 मारना एक डेली का रूटीन बन जाता है। तो वो चीज में आपको एक्स मारना है। अब कंपाउंड में आज वो एक्स मारता है, अब वो 10 तो मारते ही नहीं है। अब अभिषेक हमेशा एक्स मारता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर 10 गया तो फिर हम कैसे एक्स लाएंगे। और उसने बहुत अच्छे से बताया कि वो क्यों लेट डाउन करता है जब उसका एरो, क्योंकि वो जानता है द मोमेंट अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगे तो एनर्जी डिसिपेट होता है। जब आप नीचे ले जाते हैं येलो के नीचे और फिर अगर वो उठाएंगे तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसीलिए वो लेट डाउन करके दोबारा शूट करता है, क्योंकि उसका रिदम बन चुका है कि वो जब ऊपर से जैसे ही 10 में आता है वो जानता है कि बैक की फीलिंग क्या है, 95% प्रेशर आ चुका है, और वो जैसे ही प्रेशर को अपना थोड़ा सा वो जैसे ही प्रेशर को फील करेगा वो ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, और इसलिए उसका परफेक्ट एक्स में जाता है। तो उसने उसके बारे में बताया। सबसे बड़ी बात उसने एक और चीज बताई टेक्निक के बारे में, ट्रिगर की। देखिए ट्रिगर कंपाउंड के लिए सबसे बड़ा हथियार है, उसको जिसने मास्टर कर लिया, लेकिन मास्टर करना इतना आसान नहीं है। आज 15 साल लग गए, आज वो बोल सकता है अभिषेक कि हम कमांड है, उसको वो कंट्रोल है। वो कंट्रोल को डेवलप करने में उसने 15 इयर्स तक लगातार, उसके पहले मतलब 15 साल में तो वो चैंपियन बना, मतलब 2000 उसके पहले भी प्रैक्टिस किया। तो सोचिए कि उसको 16 इयर्स लग गए हैं उस लेवल पे पहुंचने में, वर्ल्ड नंबर 1 बनने में। तो ये सबको ये बताना चाहेंगे कि आपके अंदर अगर डिसिप्लिन रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, हम्बलनेस रहेगा, तो आप जरूर ऊंचे उठेंगे और लगातार देर तक लंबे रेस का घोड़ा बनेंगे और लगातार वर्ल्ड लेवल पे आप जीतेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी आर्चर्स का। लेकिन जाते जाते एक बात और जो अभिषेक ने बताया वो आपको बता दे। वो एक चीज उसने बहुत अच्छी बोला, वो बोला देखिए जब हम साई सोनीपत में प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे पास कंपटीशन कभी नहीं रहते, लेकिन क्या करता था वो कंपटीशन क्रिएट करता था अपने जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस के आर्चर्स के बीच में। वो बहुत जरूरी है फ्रेंड। अगर आपको चैंपियन बनना है आपको अपने से लड़ना होगा। अपने से लड़ने की वो तमन्ना होनी चाहिए कि हम और बेहतर बनेंगे। हम 350 मार के खुश नहीं होंगे, हम 351 मारेंगे, 355 मारेंगे, 360 मारेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अभिषेक वर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा, 360 मार के वर्ल्ड चैंपियन बनेगा और हमारा ब्लेसिंग उसके साथ है। थैंक यू। धन्यवाद संजीवा सर, अभिषेक जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैं लेना चाहूंगा। अगर रंजीत चामले जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो यस सर। या गुड।
रंजीत जी, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि रिकर्व में फॉरवर्ड शॉट अगर होता है तो हम उसको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस बताएं क्या है। अच्छा, ये बहुत ही जरूरी बोल सकते हैं पार्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन रिलीज। फॉरवर्ड शॉट जाना मतलब क्या होता है एक्चुअली? फॉरवर्ड इसलिए जाता है किसी का भी क्योंकि उसका वो शॉट का प्रोसेस जो है वो फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, मतलब पूरा प्रेशर जो है एंकर का वो नहीं आया है। मतलब क्या होता है कि या तो उसका फिंगर कहीं टाइट है, मतलब रिलैक्स नहीं है, या तो उसका यहाँ से एंगल कटा हुआ है, बेंट है या कुछ है, या फिर एल्बो जो है वो पूरा एरो का लाइन जो है वो बना नहीं है, इट इज लाइक नॉट इन लाइन। सो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रेशर जो है वो सारा रिस्ट पे आ जाता है। जब रिस्ट पे प्रेशर आएगा तो नेचुरली क्या होगा, जब लाइन इज नॉट देयर एंड प्रेशर इज ऑन द रिस्ट, तो बो का टेंडेंसी है वो आगे की तरफ स्ट्रिंग खींचेगा और उसी की वजह से फॉरवर्ड शॉट चला जाता है। ये एक रीजन हो गया। दूसरा, इस फॉरवर्ड शॉट में क्या होता है, कभी कभी नेक आगे चली जाती है। अब ये नेक आगे चले जाना, फॉरवर्ड शॉट, ये सारा सब कुछ क्या है, ये शोल्डर, एल्बो, कहीं से भी प्रेशर टूटा तो ये सारी चीजें होती है। तो प्रेशर ना टूटने के लिए और कोशिश करें कि अपना ये जो एल्बो का एंगल है पूरा लाइन में हो सके जितना लाए। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रेशर है, जो पूरा प्रेशर है वो बैक की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बैक की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो योर फिंगर्स विल बी रिलैक्स। अब इसे बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसे बनाने के लिए अपने शॉर्ट डिस्टेंस शूटिंग में ध्यान देना चाहिए, फॉर्म सेटिंग अच्छी करनी चाहिए। अब फॉर्म सेट करते हुए क्या करना चाहिए, समटाइम्स यू कैन शूट विदाउट क्लिकर, बस सिंपली जाके अपना पूरा बॉडी ओपन करके रिलीज करते रहना। इससे क्या होगा, आपको फील आएगा। दूसरा, आप फॉर्म मास्टर यूज कर सकते हैं, जो आपको एल्बो में प्रेशर देके आपको थोड़ा सा एल्बो को यूज करने का आदत हो जाएगा, जिसकी वजह से देखिए अभी ये समझो मैंने ये किया, तो ये एल्बो को यूज करने का और ये फिंगर्स रिलैक्स रखने से ऑटोमेटिक फिर ये रिस्ट के आगे का पार्ट एक्टिवेट ही होगा नहीं। तीसरा चीज हम कर सकते हैं कि आंख बंद करके ब्लैंक बेल पे शूटिंग करना, और जिसमें हमने फील करना है कि पूरा बॉडी ओपन हो रहा है। अब पूरा बॉडी ओपन होके जब होगा तो रिलीज नेचुरली पीछे आएगा, फॉरवर्ड शूटिंग होगी नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन है कि एंकर करने के लिए कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एंकर अच्छा हो, उसके बारे में। अच्छा, ये एंकर मतलब पूरी आर्चरी पूछ ली सर इन्होंने, जिन्होंने भी पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एंकर ही, ए फॉर एंकर एंड ए फॉर आर्चरी। एंकर मतलब ये अच्छा फॉर्म का लक्षण है। एंकर इज यूज्ड फॉर टू नो होल्ड द शिप इन शैलो वाटर। फॉर्म जो एक होना चाहिए ना, रुकना, पोजीशन, दैट इज एंकर। तो जब ड्रॉ करके पूरा ये एंकर बैठ जाता है परफेक्ट, तो इस एंकर में क्या होता है, 3 places आर देयर वेयर स्ट्रिंग इज टचिंग। 3 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, एक तो नोज को टच, लिप्स को टच, चिन को टच, ये तो हो गया स्ट्रिंग का पोजीशन। दूसरा, भी हाथ का जो पोजीशन है इसमें गैप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो जॉ है इसमें गैप नहीं होनी चाहिए, ना ये ऊपर होना चाहिए, ना ये ऐसे टेढ़ा वेढ़ा कहीं होना चाहिए। उसका पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट सटीक होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ कोचेस बोलते हैं भाई सटा के एंकर एकदम, तो ये होने से आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा क्या है कि एंकर का मतलब ये पूरा पूरा फॉर्म है। मतलब एंकर में हमें क्या करना है, पूरा आपके ग्रिप से लेके पूरा ये जो बो हैंड है, ये शोल्डर जो नीचे आ रहा है, नेक का पोजीशन परफेक्ट है, और ये पीछे का जो एंकरिंग शोल्डर है वो भी नीचे होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर इन एंकर, तो ये एल्बो बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए। It should be below 30 degrees somewhere. It should be between 10 to 30 degrees approximately. जिससे क्या होगा कि ये बैक का प्रेशर और ओपन होने के लिए ठीक रहेगा। जब ये ऐसे जाएगा तो ये रिलीज ऐसे नहीं हो सकता। When it is there, तो your elbow movement and body open can be very easily done. तो इसलिए एंकर के लिए बाकी फॉर्म की सारी चीजें हमने जान ली। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब एंकर कर रहे हैं तो उसके पहले एंकर की जगह नेक को आगे नहीं लेके जाना है, एंकर को नेक जहां पे वहां बिठाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लेके नेक में बिठा देते, वो बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करते करते अपना एंकर फॉर्म बैठेगा। थैंक यू। जस्ट हम ऐड करना चाहेंगे सतदेव जी, जो सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए हम अपने आगे एलीट का अभी कोचिंग शुरू हो रहा है, अभी सतदेव जी डेवलपमेंट प्लान जो शुरू होगा उसमें हमारे पास 2 बड़े खिलाड़ी जुड़ेंगे, और उसमें एक कौन है, अभिषेक वर्मा। तो अभिषेक वर्मा से हम डेवलपमेंट प्लान जो 18 से स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को बता दे, अभिषेक वर्मा जी उसमें सिखाएंगे कैसे कंपाउंड शूटिंग करनी चाहिए, अतानु दास हमें सिखाएंगे कैसे रिकर्व शूटिंग करनी चाहिए। 2 टॉप मोस्ट खिलाड़ी इंडिया के जुड़ने वाले हैं, तो आप जरूर 18 जून से 30 जून का जो डेवलपमेंट प्लान होगा उसमें जरूर जुड़े रहिए, ग्रासरूट भी जुड़े रहिए, एलीट भी जुड़े रहिए, क्योंकि 2 टॉप के वर्ल्ड आर्चर्स आपको सिखाएंगे। लेकिन जो आपको एक बड़ी संक्षिप्त से आपको बता दे, बायोमैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है आर्चरी में। जो ये दोनों चीज का जो संजीवनी ने बोला,
वो सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए एक चीज जो हम सबको सिखाना चाहेंगे कि आज का जो लेटेस्ट टेक्निक है, जब आप लाते हैं, चाहे वो आप कंपाउंड हो, चाहे देखिए रिकव ऐसे रहता है, कंपाउंड ऐसे रहता है। तो जब ला रहे हैं तो हमेशा बायोमैकेनिकली क्या बोलता है कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप कोई भी चीज को यूज करेंगे तो सबसे अच्छा बैक प्रेशर डेवलप होता है। तो जब आप ऊपर करेंगे तो आप बैक प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता अच्छा, लेकिन जितना आपका ये एंगल है, जितना हॉरिजॉन्टल आते जाएगा तो बैक प्रेशर अच्छा, दैट इज वन। सेकेंडली, जब आप ड्रॉ करें, एंकर आए तो एंकर में नीचे से बैठाएं। जब आप नीचे से बैठाते हैं तो क्या होता है, आपका जो एल्बो है वो हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है। बायोमैकेनिकली ये प्रूवन फैक्ट है कि तब आपका प्रेशर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद जब आप जाते हैं तो आप आराम से, जैसे कि अभिषेक ने बोला 90% आते आते, तो वो आपने बोला एंकर 60, एंकर पे 80, और जैसे ही आपका बैक प्रेशर फील हुआ वो 95 पे पहुंच गया। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा, जैसे ही आप ट्रेपीजियस लोअर को यूज करते हैं, आप अगर नीलेश जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर। नीलेश जी, आपके लिए क्वेश्चन था कि मैं स्कोर ज्यादा कैसे मार सकता हूं। एक क्वेश्चन आया हमारे इसमें में कि मैं स्कोर ज्यादा कैसे मार सकता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। सर थैंक यू सर। अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादा स्कोर मारना ही एक आर्चर का एम होता है। और ग्रास रूट लेवल पे जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि हम जल्दी से जल्द कैसे सक्सेस हो, ज्यादा स्कोर मारे और हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। बट इस सोच के पीछे बहुत सारा काम करना पड़ता है हमें। अगर ज्यादा स्कोर चाहिए तो हमें सबसे पहले उसके अपोजिट काम करना पड़ेगा कि हमें अपना फॉर्म बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। फॉर्म में जैसे आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि फॉर्म को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसको मास्टर करते हैं, चाहे वो आपका स्टांस हो, चाहे वो आपका ग्रिप हो, हुक हो, प्री ड्रॉ हो, एंकर हो, होल्ड, रिलीज। तो ये सारे प्रोसेस को जब आप मास्टर करेंगे, डे बाय डे जब आप इस पे काम करेंगे, धीरे धीरे आप काम स्टार्ट करेंगे। आप एकदम से कोई 400-500 एरो नहीं शूट करने लगेंगे, आप धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। जब आप धीरे धीरे काम शुरू करेंगे, डेली एक एक चीज को आप हर दिन आप एक टास्क लेके ग्राउंड में आएंगे कि आज मैं अपना स्टांस सही रखूंगा, और आप पूरे दिन उस स्टांस को फोकस करेंगे। आपका जो प्रायोरिटी में रहेगा उस दिन वो रहेगा आपका स्टांस। इस तरह जब आप अपने स्टांस को 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऑब्जर्व करेंगे और क्रॉस चेक करके उसको आप परफेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद कुछ और चीज आप चेक करेंगे कि सपोज मैं अपना ग्रिप अभी चेक कर रहा हूँ, तो जब आप ऐसे नोट डाउन करेंगे डायरी में कि आज मैंने अपना स्टांस क्लियर किया है, एक हफ्ते बाद आप बोलते हैं मेरा स्टांस अभी परफेक्ट है, या 1 महीने बाद बोलते हैं स्टांस मेरा परफेक्ट है। तो आप जैसे ऐसे ग्रेजुअली एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो आपका पर्सनल जो स्किल है और आपका जो आप खुद तैयार हो जाएंगे। आप जहां से जो शूट करने वाला है वो एक आर्चर है, तो वो आर्चर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा अपने स्किल्स के साथ। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है उसके बाद जब वो इक्विपमेंट के साथ काम करना शुरू करता है और उस इक्विपमेंट के साथ रेगुलर काम करते रहता है तो उसका स्कोर धीरे 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 करके ऊपर आ जाता है। आप इंडिया में कोई भी आर्चर देख लीजिए, अभी रिसेंटली संजीवा सर ने बताया कि अभिषेक वर्मा जो हैं वो उन्होंने 10 से 15 साल स्ट्रगल करके फिर वो इस मुकाम पे आए। तो 15 साल तो स्ट्रगल किया, उसकी पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। चाहे अतानु दास की बात करें, चाहे हमारे आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के सूबेदार तरुणदीप राय की बात करें, तो आज उनका 30 से 36 साल का स्पोर्ट्स करियर है। तो ये सारा कुछ स्ट्रगल है। स्ट्रगल किस चीज के लिए? अपने फॉर्म को डेवलप करने के लिए। आज भी वो इतने मैच्योर एज पे होने के बाद आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी वो अपने फॉर्म के साथ करेक्शंस कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो ज्यादा स्कोर मारने का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो यही है कि आप अपने फॉर्म के साथ काम करते रहें, आप अपने फिजिकल के साथ काम करते रहें, स्किल के साथ काम करते रहें और अपने मेंटल टफनेस के लिए काम करते रहें। और आप देखेंगे कि इसके साथ साथ आपको स्कोर की सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बढ़ता जाए। थैंक यू सर। नीलेश जी, आपसे एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि एंकर और रिलीज बहुत स्टिफ रहता है, उसको कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। सर थैंक यू सर।
एंकर स्टिफ रहने का जो मेन रीजन हो सकता है कि आप अगर आप फिंगर इनिशियल आप फिंगर जब हुकिंग करते हैं तो आप स्ट्रिंग को हुक करते हैं। हुक का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक हुक बनाते हैं। सपोज आपके घर में कोई चीज होगा जो हुक है, वो किसी चीज को हैंग करने के लिए हम यूज करते हैं, बट वो हम स्ट्रिंग के साथ जब हम काम करते हैं तो वो हुक को हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग को पकड़ना शुरू कर देते हैं, हम उसको प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, और वो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हुक पूरा स्टिफ हो जाता है। फिर हम उसी स्टिफ हुक को लास्ट तक लेके जाते हैं और एंकर उसी हुक के जरिए हम एंकर को कंट्रोल करते हैं। जब हम एंकर उसी चीज से कंट्रोल करेंगे तो क्या होता है कि स्टिफ एंकर की वजह से हमारा रिलीज भी क्या होता है, वो फॉरवर्ड रिलीज में जाता है, क्योंकि आपका फिंगर पूरा एंकर स्ट्रिंग को पकड़े हुए है, जकड़े हुए है बिल्कुल, तो रिलीज भी वैसे हट जाएगा। तो अगर आपको आपका एंकर और रिलीज ये दोनों चीज इंप्रूव करना है, अभी रिसेंटली रंजीत सर ने बताया आपको, तो कुछ चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब आप काम करें आपके पास 2 तरह के बो होने चाहिए। अगर आप सपोज 36 पाउंडेज के साथ शूटिंग कर रहे हैं, आप एक नेशनल लेवल तक के आर्चर हैं या स्टेट लेवल तक के आर्चर हैं, तो भी आपके पास एक रबर बैंड होना चाहिए, जिससे कि आप अपने हुकिंग को हमेशा चेक करें कि मैंने इसको हुक किया है कि इसको पकड़ा है, हुक किया है कि पकड़ा है। आप दोनों करके देखें, आप उसको पकड़ के भी देखें, और पकड़ के जब आप एंकर बिठाएंगे और उसको रिलैक्स करके देखें, पकड़ के देखें और रिलैक्स करके देखें, तो आपको इसमें एक डिफरेंस पैदा होगा, एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि कौन सा अच्छा है। तो जब आप इसको ट्रेनिंग में लाएंगे, उसके अलावा जब आप बो के साथ काम करते हैं तो अगर आपके पास एक लाइट पाउंडेज का बो हमेशा रहना चाहिए, बिल्कुल लाइट पाउंडेज का, वो सिर्फ आपके टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। तो आप जब हुक बिठाएं तो आप उस हुक में पूरा प्रेशर जो है, उस फिंगर का प्रेशर, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें। आप उसी चीज पे काम करें कि मेरा, पहले आप उसको स्टिफ करके देख लें कि स्टिफ करने से क्या फीलिंग है, फिर उसको आप रिलैक्स करके देख लें। जब आप उसको रिलैक्स करके देखेंगे तो नेचुरली क्या होता है, रिलैक्स वो माइंड पकड़ता है, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स चीजों को लाइक करता है। तो जब आप रिलैक्स करेंगे तो माइंड उस चीज को फील करना शुरू कर देगा, और फिर जब वो अच्छी चीज को फील कर लेता है एक बार, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप ऑटोमेटिक उस चीज की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी भी कोई चीज को अगर आपको डेवलप करना है तो आप उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को जान लें। जब आप दोनों पहलू को जान लेंगे तब आपको उसके बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और आपका माइंड कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो अगर आपको आपका एंकर, आपका हुक, आपका रिलीज स्मूथ करना है तो आपको इस लेवल पे काम करना होगा, बिल्कुल लाइट चीजों के साथ काम करना होगा। एंकर में आपको होल्ड करके देखना होगा कि स्टिफ क्या है और रिलैक्स क्या है, रिलीज करके आपको देखना होगा स्टिफ क्या है और रिलैक्स क्या है। जब आप रिलीज करते हैं, जब आपका, देखिए शुरुआत यहीं से है, अगर ये आपका स्टिफ है तो आपका रिलीज भी स्टिफ होगा, हार्ड होगा, क्योंकि आप उसको पकड़े हैं तो छोड़ेंगे। अगर ये आप से तो आपका रिलीज जो है वो भी रिलैक्स होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद नीलेश जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। अभी हमारे बीच में है प्रकाश राम जी, मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्रकाश राम जी। यस सर। प्रकाश राम जी, एक क्वेश्चन है कि अगर हम फिंगर टेप बनाएं तो उसमें बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें, उसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो। धन्यवाद सर। जी जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिंगर टेप बनाए तो कैसे बनाए। तो बेसिकली जब भी हम इंडियन राउंड स्टार्ट करते हैं और उसमें फिंगर टेप की आवश्यकता पड़ती है, तो जरूरी नहीं कि हम फिंगर टेप खरीद के ही यूज करें। हम बहुत सिंपल तरीका है कि हम मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है लेदर। तो हम जब भी मार्केट जाए तो हम लेदर खरीदें, ना कि रेक्सिन। देखिए इस तरह का लेदर का सीट मिलेगा, लेदर ही लें, रेक्सिन ना लें। और इसको लेके जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि जब भी आप फिंगर टेप बनाएं तो किसी के फिंगर टेप को लेके कॉपी ना करें, मार्क ना करें। आप अपने फिंगर पे इस लेदर को रखें, अपने फिंगर के हिसाब से इसे मार्क करें और फिर इसे कट करें। कट करने के बाद याद रहे कि जो एक जो फ्रंट लेदर होगा थोड़ा सा मोटा होगा और जो बैक लेदर बनाएंगे वो थोड़ा पतला बनाएंगे और उसे अच्छी तरह से शेप दे देंगे। याद रहे कि फिंगर टेप ना आपके फिंगर से बड़ा होगा ना छोटा होगा, ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि आप फिंगर टेप जो बनाएंगे वो फिंगर के साइज से ही बनाएंगे। उसके बाद उसमें जो आप सेपरेटर यूज करेंगे, तो सेपरेटर यूज करने के लिए 2 तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक तो एमसील, जब एमसील से सेपरेटर बनाएंगे तो ध्यान देंगे कि जब सेपरेटर बनाएंगे तो ज्यादा मोटा नहीं होगा, ज्यादा पतला नहीं होगा, एक मीडियम साइज का बनाएंगे जो आपके दोनों फिंगर के गैप में फिट बैठ सके।
और जब भी हम फिंगर टिप को इससे में जब हुक लगाएंगे तो हुक लगाने के लिए हम उसमें पतले रबड़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा फिंगर टिप अच्छी तरह से हुक हो सके। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं इंडियन राउंड बेसिक फिंगर टिप बनाने की, जो आप इस तरह से इजीली बना सकते हैं। थैंक यू प्रकाश जी। मैं सभी दर्शकों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डेली बेस पे हमारे पास आ रहे हैं, जैसे टारगेट पैनिक हो गया या टी स्टांस हो गया या मेरा एल्बो बाहर की तरफ जा रहा है। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप हमारा डेली का सेशन देखिए, इससे रिलेटेड डेली चीजें आपको बताई जा रही हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रही हैं तो आप फेसबुक लाइव पे चले जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें रिकॉर्डेड है, वहां से आप इजीली चीजों को देख सकते हैं। अभी मेरा प्रकाश जी से दूसरा क्वेश्चन है कि एक आर्चर ने क्वेश्चन किया है कि वो 3 महीने से शूटिंग नहीं कर पा रहा है और वो 3 महीने से जो डायरी मेंटेन कर रहा है उसको देख करके बहुत चिंता में आ जा रहा है। तो वो ये चाहता है कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसने पूछा है। पहले तो आपको हम बता दें कि आप 3 महीने की डायरी देख रहे हैं तो आप चिंता में आ जा रहे हो, शूट नहीं कर पा रहे। तो 3 महीने के बाद भी आपने अच्छे शूट किया होगा तो आप उसको देखें। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि हम जब जर्नी में होते हैं, सफर में होते हैं, 2 से 3 दिन या 1 दिन का सफर होता है, तो उस सफर में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। बेसिकली बहुत सारे, अगर बाई रोड जा रहे हैं तो गड्ढे मिलते हैं, ट्रैफिक मिलता है, बाई ट्रेन जा रहे हैं तो खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, तो हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो आर्चरी जो है बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा दूरी का हमें रास्ता तय करना है। हमारा सफर होता है गोल्ड मेडल जीतना, ओलंपिक जीतना, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, एशियन गेम जीतना, बहुत लंबा सफर है। उस लंबा सफर में अगर ये कठिनाइयां आती हैं तो आप उस कठिनाई का सामना करें, इस तरह डरे नहीं। क्योंकि नेगेटिव चीज आप देख रहे हैं कि 3 महीने से हमारा परफॉर्मेंस खराब चल रहा है, आप डर रहे हैं, तो आप डरे नहीं, आप उसके आगे अच्छे किए होंगे उनको देखें, अपने आप को मोटिवेट करें, नेगेटिव चीज को हटाएं, पॉजिटिव चीज को लें। अब आप बहुत सिंपल तरीका है समझने का कि एक आर्चर होता है तो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो जब वो अप होता है तो ज्यादा वो अपने आप को बहुत ज्यादा गुड फील नहीं करता है, नहीं करना चाहिए, और जब डाउन होता है तो अपने डाउन फील नहीं करना चाहिए। आप गौर करिए, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में एक मॉनिटर लगा होता है, इसमें आदमी का इंसान का जो हार्ट बीट पल्स रेट जो सिंबल करता है, तो उसका जो सिंबल का पोजीशन होता है वैसा होता है, अप डाउन। तो जब तक ये अप डाउन हो रहा है मतलब कि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं। जहां वो रुक गया मतलब आप डेड हो गए। तो इसी तरह से आर्चरी है, अप डाउन होता रहता है। आप डरे नहीं, हड़बड़ाए नहीं, अपने प्रोसेस पे ध्यान दें, अपने बायोमैकेनिक्स पे ध्यान दें। गंगाधर सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया है बायोमैकेनिक कैसे यूज करते हैं, उस बायोमैकेनिक का इस्तेमाल करें और प्रोसेस पे ध्यान दें। आप फिर से ओवरकम करेंगे और आने वाले समय में आपकी जो भी मंशा है, जो भी आप चाहते हैं, उसको आप जरूर अचीव करेंगे, क्योंकि ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या सेट करके रखते हैं। तो सिंपल चीज है, आप डरे नहीं और अपने को मोटिवेट करें और प्रैक्टिस में लगे रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया चीजों को कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन कोचिंग डेवलपमेंट का, ये आपके लिए ही चल रहा है कि आप घर बैठे और आर्चरी से दूर ना रहें, आर्चरी के नजदीक रहें, चीजों को समझें और जो कुछ आप घर पे कर पाए वो जरूर करें। इन सभी चीजों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे प्रमोद चंद्रकर जी का, जो आए और हम सभी को मोटिवेट किया। हमारे अभिषेक अर्जुनावाड़ी जिन्होंने अपना अनुभव हम सभी के बीच शेयर किया, और डायरेक्टर मैडम जिनका आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहता है। इन सभी चीजों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे सोमवार को सुबह 9 बजे। ओके, धन्यवाद एवरीबॉडी। फिर मिलते हैं, आप लोग से मंडे को और मिलेंगे। और एक चीज जरूर, जैसा आपको सचदेव ने बताया, फेसबुक लाइव पे आपके लाइव टेलीकास्ट है, उसको जरूर देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, आपकी ये दुविधा जो है, जैसे उन्होंने बोला, बहुत सारी चीज का हम लोग ने आंसर कर दिया है, वीडियो दिखा दिया है। आप जो अभी जुड़े हैं, आप जाइए वो देखिए, उसका लिंक तो बोलूंगा वो लिंक शेयर कर दे फेसबुक का, जिससे कि सभी लोग, जी हाँ, ग्रुप में शेयर कर दिया है जी, तो उसको थोड़ा सा सब लोग को बता दे और थोड़ा सा फिर से दिखा दे, अगर दिखा सकते हैं, अगर वो फेसबुक का लिंक जहां पे ये जाके ये देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये फेसबुक लिंक जहां पे सभी वीडियोस है, 10 वीडियोस है, और जब तक वीडियो नहीं देखेंगे, जो पीपीटी में वीडियो का चीज नहीं है, वीडियो तो सुनने पे ही पता चलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि काइंड फेसबुक लाइव पे जाके
पूरे जो 10 मॉड्यूल है उसको डाउनलोड कर ले, उसको देखें, तो हमारे जितने कोचेज ने जानकारी दिया है वो जानकारी आपको पता चलेगी और आप बेहतर तीरंदाज बन पाएंगे, लॉकडाउन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं मंडे मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू।